ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जेड टेस्ट। बट जेड टेस्ट के पहले कुछ कुछ वर्ड हम लोग के माइंड में क्लियर रहना चाहिए। मीन का मतलब अगर कोई भी पूछे तो सिंपली हम लोग का आंसर आना चाहिए एवरेज। एवरेज होता है मीन। जैसे अगर एक बच्चे को हम लोग को जानना है 12th में उसने बोर्ड्स में कैसे स्कोर किया है, तो हम लोग उसे कैसे जज करते हैं। हम लोग आजकल बेस्ट ऑफ 4 लेते हैं। तो सोचो कि उसका एक सब्जेक्ट में आया है 80, एक में आया है उसका 70, एक में आया है 72 और एक में आया है 60। हम लोग सिंपली डिवाइडेड बाई 4 करते हैं और कुछ परसेंटेज निकाल लेते हैं। से इसको सॉल्व करके 70% आएगा। से मैंने सपोज लिया है कि उसका 70% आएगा। अब ये जो 70% आएगा इसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो या नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं मीन निकालना। यहाँ मीन का मतलब होता है एएम से, एरिथमेटिक मीन। ऐसे तो बहुत सारा मीन है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, पर जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का कुछ भी डीपली स्टडी करते हैं वहां पे मीन का मतलब एएम होता है और कोई मीन का मतलब नहीं होता है, जीएम और एचएम नहीं होता है। तो मीन का मतलब ये है। अब अगर हम लोग बात करें एसडी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर कोई हम लोग से बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वन वर्ड में सिंपली मतलब है दो चीज के बीच में दूरी कितना है, दैट इज डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम देने के पहले सोचे थे कि हम लोग का 80 आ जाएगा, बट एग्जाम देने के बाद हमारा जो मार्क्स आया वो आया 82, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2। अगर मेरा आ जाता 78 तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता -2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपली मतलब होता है जो भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे जो एक्चुअल माइनस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एसडी। अगर बुकिश लैंग्वेज में जाए तो उसका ये मतलब नहीं है, पर एक्चुअली एसडी का मतलब माइंड को समझाना क्या है कि एसडी का मतलब है डिफरेंस। दो चीज के बीच का दूरी को कहते हैं हम लोग दूरी को, जो दूरी होता है उसको कहते हैं हम लोग एसडी। अब वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस कुछ नहीं है, सिर्फ एसडी का स्क्वायर है। तो वेरिएंस इज नथिंग, जस्ट अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का भी मतलब तो सेम ही हुआ जो एसडी का मतलब हुआ, दैट इज दूरी, डिफरेंस, डेविएशन। इसका टेक्निकल वर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों है? डेविएशन का मतलब होता है दो जब हम लोग, जैसे कि हम लोग को सीधा जाना है, हम लोग को जाना है इधर, हम लोग चले गए इधर, तो हम लोग कितने डेविएट हुए? इतना डेविएट हुए। हम लोग यहाँ जाना चाहते थे, हम लोग यहाँ चले गए, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम तो पाथ डेविएट कर गए हो, अपने पाथ से डेविएट कर रहे हो, भटक रहे हो। तो हम लोग का भटकना कितना है? इतना। तो भटकना, दूरी, डेविएशन, ये सारे सेम वर्ड्स हैं। तो वेरिएंस का मतलब ही सेम हुआ, पर यहाँ का वेरिएंस कितना हुआ? 4, मतलब 2 का स्क्वायर, और -2 का भी स्क्वायर करके देख लो, हम लोग का आएगा 4। तो वेरिएंस इज नथिंग बट जस्ट अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जेड टेस्ट में अभी हम ये सारे वर्ड को यूज करेंगे। तो अगर मीन का मतलब ही नहीं पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये सब का मतलब ही नहीं पता है, तो जेड टेस्ट वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक हम लोग का ये वर्ड क्लियर है। अब कुछ और वर्ड जानना जरूरी है, सैंपल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ लोगों का भीड़, जहां लोग होते हैं उसे पॉपुलेशन कहते हैं? नहीं, कोई भी चीज बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसे कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे अगर हम लोग राइस बॉईल करते हैं तो उस कंटेनर में जो राइस होता है उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। अगर हम लोग के माथे में जो बाल है, जितना सारा हेयर है, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। तो जहां पे कोई चीज अनकाउंटेबल होता है या फिर बहुत होता है, जिसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। अब सैंपल क्या है?
उसमें से ही कुछ चीज को चुन लेना, कुछ चीज उससे उठा लेना इज सैंपल। तो पॉपुलेशन का और सैंपल का क्या जरूरत है स्टैटिस्टिक्स में, क्यों पढ़ते हैं हम लोग ये वर्ड को? अगर सिंपल हम लोग ये डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? अगर आज हम लोग राइस बॉईल करते हैं और चेक करना होता है कि राइस पका है या नहीं पका है, तो डेफिनेटली इंसान एक एक राइस को निकाल कर चेक नहीं करता है। वो क्या करता है? रैंडमली उससे 3 या 4 राइस निकालता है। 3 और 4 राइस अगर दिखता है कि पक गया है, अगर पूरा कुक हो गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सारा राइस पक गया होगा। तो हम लोग सैंपल से काम करते हैं, पॉपुलेशन से नहीं। याद रहे, हम लोग यूज करते हैं सैंपल, पॉपुलेशन को कोई भी यूज नहीं करता है। तो ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। पर काम क्या है? हम लोग राइस कितना निकाले? 3 और 4 पीस राइस निकाले, और वो राइस निकालने के बाद बोल क्या दिए कि पूरा राइस पक गया है। मतलब सैंपल के बेसिस पे डिसीजन दे देते हैं कि पूरे पॉपुलेशन में वही हुआ होगा। जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल ले, तो हम लोग जब हम लोग के पास सोचो बहुत सारा चावल का बोरा आया है। अभी हम लोग को चेक करना है कि वो अच्छा चावल है कि खराब चावल है। तो एक एक चावल को बैठ के प्लेट में चुनेंगे नहीं, रैंडमली उसमें हाथ डालेंगे, एक मुट्ठी चावल निकालेंगे। अगर उसमें अच्छा चावल निकल गया तो बोलेंगे हाँ चावल इज गुड, राइस इज गुड, और वो पूरा पूरा सोचो 10 केजी का जो बोरा था वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरा बोलने का क्या मतलब है? इससे हम ये बोलना चाहते हैं कि सैंपल रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। सैंपल जो होता है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समझना जरूरी है। हम लोग कोई भी सम करेंगे तो उसमें काम करेंगे सैंपल से, पर कंक्लूजन में लिखेंगे कि पूरा पॉपुलेशन ऐसा है। तब वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि मैम आपने तो सैंपल से काम किया, आप पूरे पॉपुलेशन को कैसे बोल रहे हो? क्योंकि सैंपल से काम करके पूरे पॉपुलेशन को ही हम लोग बोल देते हैं ऐसा है। तो बेसिकली सैंपल से अगर देखो, अब सोचो तुम लोग को निकालना है कि एक यूनिवर्सिटी, जैसे जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटी है, दोनों यूनिवर्सिटी में ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स, ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स किसमें है? तो तुम लोग क्या करोगे? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी से मतलब सपोज 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे, तो सीयू में भी 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, डीयू में भी 10 लाख स्टूडेंट्स हैं। ये क्या है? पॉपुलेशन है। तब तो क्या तुम लोग हर एक स्टूडेंट के पास जाओगे और उन लोगों का मार्क्स पूछोगे और फिर बताओगे कि और सबका एवरेज निकालोगे? मतलब एक स्टूडेंट का अगर 10 सब्जेक्ट है तो 10 सब्जेक्ट का एक एक स्टूडेंट से मार्क्स पूछेंगे, फिर ऐसे करके मीन निकालेंगे, और सबका जब ऐसे परसेंट आ जाएगा तो सारे परसेंट का फिर एवरेज निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे डीयू और सीयू में कौन अच्छा है। इज इट पॉसिबल? नो। ये 10 लाख स्टूडेंट का जाके मार्क्स पूछना और उसका एवरेज निकालना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अब कोई बोलेगा मैम पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, कोई मनाही नहीं है, वो कर सकता है। बट अगर सेंसिबल वे में बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और मनी वेस्टेज है, और फालतू में दिमाग भी यूज होगा। एरर चांस बहुत ज्यादा है, एरिथमेटिकल गलती हो सकता है, ये प्लस प्लस ये सब में हम लोग की गलती हो सकती है। तो द थिंग इज इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे? सीयू से कोई भी 10 स्टूडेंट को टॉप ऐसे ही रैंडमली चूज करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही 10 स्टूडेंट, जो 10 स्टूडेंट पहले मिला उससे उसका मार्क्स पूछे, डीयू के 10 स्टूडेंट का मार्क्स पूछे, सीयू के स्टूडेंट का आ गया एवरेज 70%, डीयू के स्टूडेंट्स का आ गया 68%, तो हम लोग बोल देंगे सीयू का स्टूडेंट इज बेटर देन डीयू का स्टूडेंट। हम लोग सैंपल के बेसिस पे, ये सैंपल था, सैंपल के बेसिस पे बोल दिए सीयू का स्टूडेंट्स लोग ज्यादा अच्छा है, पूरा पॉपुलेशन को ही कंक्लूड कर दिए। तो ये हम लोग क्या किए? मीन निकाले सैंपल का,
मीन निकाले, सैंपल मीन को कहते हैं एक्स बार। कोई भी सम कभी भी स्टैट्स के बुक में तुम लोग पॉपुलेशन से नहीं करते हो। हम लोग को स्टैटिस्टिक्स जब से पढ़ाया जा रहा है, मीन का सिंबल एक्स बार सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सारा काम सैंपल मीन से ही करते हैं। बट पॉपुलेशन मीन को क्या कहते हैं? म्यू। म्यू कहते हैं इसको, पॉपुलेशन मीन को। तो अगर सैंपल मीन और म्यू, म्यू जो मतलब पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन हम लोग मान लेते हैं कि एक है, बट क्या ये एक ही होगा? जरूरी नहीं है। तो अभी यहाँ क्या समझ रहे हैं? सैंपल रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। तो अब बोल रहा है हम लोग को कि सैंपल मीन रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन मीन, बट द क्वेश्चन इज क्या ये एक्यूरेट आंसर देता है? हम तो सैंपल के बेसिस पे किए थे, जस्ट एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट। बट अगर हमको एक्चुअली जानना है, अगर कोई मेरे से सीनियर आया और वो मेरे टेस्ट के ऊपर, मेरे हम जो किए उसके ऊपर वो कुछ अच्छा टेस्ट मारा, तो वो क्या कर देगा? जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट करता क्या है? क्लियरली देखो मेरे डेफिनेशन में, हम धीरे धीरे सारा टर्म समझाएंगे। बट जेड टेस्ट करता क्या है? 5 नंबर पॉइंट देखो। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का वर्ड का मतलब होता है अजम्पशन। हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब ही होता है अजम्पशन। अब कैसा अजम्पशन? देखो, हमको दो चीज पूछा था, सीयू ज्यादा अच्छा है कि डीयू ज्यादा अच्छा है। मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया, किसके स्टूडेंट ज्यादा अच्छा मार्क्स लाते हैं, सीयू के स्टूडेंट्स या डीयू के स्टूडेंट्स? तो हमको दो हाइपोथेसिस लेना होगा, मतलब दो अजम्पशन लेना होगा। पहला हम बोलेंगे सीयू का स्टूडेंट इज बेटर, दूसरा हम बोलेंगे सीयू इज नॉट बेटर। हमेशा हमेशा अजम्पशन ऐसे ही लिखा जाता है, सीयू इज बेटर, दूसरे में लिखेंगे सीयू इज नॉट बेटर, दो ही चीज होगा ना इसमें। तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, HO है मेरा नल हाइपोथेसिस, H1 है मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब पहला हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा हाइपोथेसिस। तो या तो ये बात सही होगा या तो ये बात सही होगा। अब अगर छोटे लेवल पे करते तो सैंपल मीन निकाल लेते, 10-10 बच्चे को पकड़ते, सैंपल मीन निकाल लेते और उस बेसिस पे कंक्लूड कर देते HO इज एक्सेप्टेड। HO इज एक्सेप्टेड मीन्स CU इज बेटर। बट हम लोग कर रहे हैं कुछ बड़ा टेस्ट जिसका नाम है जेड टेस्ट। तो यहाँ 5 नंबर में बोल रहा है इट इज यूज्ड, इट मतलब जेड टेस्ट, जेड टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। जेड टेस्ट काम आता है ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कि कौन सा हाइपोथेसिस सही है। That proportion from two independent sample differ greatly, ये बताएगा कि जो हम लोग दो सैंपल निकाले हैं वो क्या बहुत ज्यादा अलग है। मतलब हम लोग जो ये सैंपल निकाले हैं, सोचो पहले हम डे 1 में गए कॉलेज में, एक ऐसी रैंडमली किसी भी कॉलेज में गए, 10 स्टूडेंट का मार्क्स पूछे और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से 70% आया। डे 2 में गए, 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स पूछे, सॉरी दूसरे और 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स पूछे तो आ गया 68%। मेरा 2 दिन का 2 अलग मीन आया, इस दिन एक मीन आया, इस दिन दूसरा मीन आया। तो ये दोनों क्या बहुत ज्यादा अलग है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली दूर है। मतलब अगर सिंपल अगर एक बात बोले तो जो फर्स्ट आया उसका स्कोर है 80, जो सेकंड आया उसका स्कोर है 79 और जो थर्ड आया उसका स्कोर है 69। तो ये दोनों बेसिकली उस हिसाब से इतना कुछ अलग नहीं है, दोनों लगभग लगभग सेम ही है। तो अगर कोई बोले दोनों में क्या डिफरेंस है, तो प्रैक्टिकली क्या बोलोगे? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है।
दोनों स्टूडेंट ही हमको सेम लेवल पे इंटेलिजेंट लगता है, क्योंकि इतना भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बट सेकेंड और थर्ड का बहुत डिफरेंस है। ये इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि स्कोर देखकर। सिंपली एक बात सोचो, अगर इसको ए प्लस मिला है, इसको ए मिला है और इसको बी मिला है, तो सिंपली सोचो ये दोनों कुछ खास अलग नहीं है, बट ये दोनों बहुत अलग है। इसको बोलते हैं क्या सिग्निफिकेंटली या ग्रेटली दोनों अलग है। तो इस टेस्ट से हम लोग पता करते हैं, जो हम लोग सैंपल के बेसिस पे काम कर रहे हैं, सैंपल निकाल निकाल के डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या सैंपल अलग होने से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है आंसर में, हाँ या ना? ये बता पाएगा जेड टेस्ट। मतलब सैंपल अगर हम लोग बदल दे, सोचो कि इसका क्या हेल्प आएगा। सोचो हम पहला बार जब गए तो हम क्या आंसर दे दिए, CU इज बेटर, HO इज एक्सेप्टेड। दूसरे दिन गए, फिर इसका 68% आया, दूसरे दिन भी आया HO इज बेटर, सॉरी CU इज बेटर। तो हम जितना भी सैंपल चेंज कर ले, हर अब सेम लड़का स्टूडेंट तो मेरे को मिलता नहीं होगा। पहले दिन हम गए कोई और 10 स्टूडेंट मिलता होगा, जब हम दूसरे दिन गए तो कोई और 10 स्टूडेंट मिलता होगा। तो ऐसा करते करते मेरे को हर दिन कोई अलग अलग स्टूडेंट मिलता होगा। तो क्या दोनों से जो आंसर आ रहा है वो अलग है या सेम है? तो सिंपल कहने का मतलब है कि सैंपल अलग करने से हम लोग का आंसर भी अलग हो जाता है। दूसरा ये क्या बताता है, पहला तो मीन को लेके बात करता है, दूसरा 6 नंबर पे इट डिटरमाइंस टू व्हाट एक्सटेंट अ डेटा पॉइंट इज अवे फ्रॉम इट्स मीन। एक मीन दूसरे मीन से कितना दूर है, एक मीन से दूसरा मीन के बीच में कितना दूरी है, जो कि SD, ये भी हमें बताता है। अगर दो मीन अलग आ रहा है, मतलब पहला मीन 70 है, दूसरा मीन 68 है, तो दो मीन के बीच में कितना दूरी है, 2% का दूरी है, ये भी हम लोग को जेड टेस्ट बता देगा। तो जेड टेस्ट हम लोग को ये बता देता है। अच्छा, अब जेड टेस्ट हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जेड जेड टेस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जहां सैंपल साइज हम लोग का लार्ज हो। लार्ज हो मतलब 30 से ज्यादा हो। जैसे हम 10 स्टूडेंट्स को लेके कर रहे थे ना, 10 स्टूडेंट को लेके नहीं करना है। अगर जेड टेस्ट करना है तो कम से कम 30 स्टूडेंट से ज्यादा लेकर करना होगा, उसको कहते हैं सैंपल साइज। कम से कम 30 स्टूडेंट से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं जेड टेस्ट। यहाँ तक कि जब सैंपल लेंगे तो वो 10-12 स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा स्टूडेंट का होना चाहिए। अब एक और बात बोल रहा है कि जेड टेस्ट डिपेंड करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है। अभी कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है जहां पे डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। जैसे कि वेट 30, पहले 30 kg था, फिर 32.6 kg आ गया। तो अगर ये तो क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जो प्रॉपर नंबर में होता है। तो पहले 30 था, फिर 30, जब हम लोग दोबारा पहले मीन निकाले तो इतना आया, दोबारा मीन निकाले तो 32.6 आ गया। अगर डेसिमल में है कोई चीज, कोई आंसर डेसिमल में आया है, तो उसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो होता है जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। मतलब अगर कोई चीज डिस्क्रीट वेरिएबल है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? कभी भी किसी क्लास में 3.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। तो जहां पे कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, ये वही काम, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जेड काम करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब
तीसरा बात है, 3 तरीके का एनालिसिस होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है जहां पे हम लोग एक ही चीज को लेके स्टडी करते हैं, सिर्फ रेनफॉल, सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ प्राइस, वेट, कोई भी एक चीज को लेकर। पर जहां पे 2 वेरिएबल को लेके यूज होता है, मतलब अगर हम लोग इस तरीके का बात कर रहे हैं कि लड़की लोग का वेट, अगर लड़की भी सेम एज की है, लड़का और लड़की सेम एज का है, तो क्या उन लोग का वेट अलग अलग होगा? होना चाहिए। मतलब अगर एक लड़की बहुत फिट है और उसका वो 25 इयर्स की है, तो उसका वेट सोचो 50 केजी होना चाहिए। और एक लड़का भी 25 साल का है, तो क्या उसका वेट भी 50 केजी होना चाहिए? मतलब हम लोग जेंडर और वेट का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक जेंडर, एक वेट। जहाँ पे 2 वेरिएबल को लेके बात करते हैं वो बाईवेरिएट एनालिसिस। जहाँ पे 2 से भी ज्यादा यूज करते हैं, जेंडर का हाइट और वेट से कोई लेना देना है, 3 चीज को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस। जेड टेस्ट कौन से कब यूज होता है? जहां यूनिवेरिएट एनालिसिस हो, जहां पे सिर्फ एक ही चीज को लेके बात होता है, वहां जेड टेस्ट काम करता है। जहां एक से ज्यादा चीज आ जाए, मतलब बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, वहां जेड काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर हम लोग को वेरिएंस और एसडी दिया हुआ है, तभी हम लोग जेड टेस्ट कर सकते हैं। वेरिएंस और एसडी अगर दिया हुआ नहीं है, तो जेड टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रहे, जेड टेस्ट तभी कर सकते हैं जब वी हैव वेरिएंस एंड एसडी। हम लोग को ये पता है, एसडी है सोचो 2, वेरिएंस है 4, ये हम लोग को पता है, तब करेंगे जेड टेस्ट। सैंपल वेरिएंस इज अज्यूम टू बी इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस। ये तो हम तब से ही बोल रहे हैं, जो सैंपल का आएगा वो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वही पॉपुलेशन का है। सैंपल मीन को मान लेते हैं, वही पॉपुलेशन मीन है। सैंपल वेरिएंस को मान लेते हैं, वही पॉपुलेशन वेरिएंस है। तो ये नहीं भी बोले, अगर सैंपल वेरिएंस दिया है तो उसी को पॉपुलेशन वेरिएंस मान के सम कर लेंगे। अजम्पशन अब क्या है? अगर कोई बोले अजम्पशन, तो जेड टेस्ट का 4 अजम्पशन है। पहला, सारा ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है मतलब अगर वेट, इसमें तो सिर्फ यूनिवेरिएट होता है, एक ही होता है। तो अगर वेट दिया हुआ है 32 केजी, 33.6 केजी, 34 केजी, 50 केजी, तो एक वेट से दूसरे वेट का कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम लोग जो 30 बच्चों का वेट कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है, कैसे भी वेट आ सकता है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा अजम्पशन, सैंपल साइज 30 से ज्यादा ही होना चाहिए। थर्ड अजम्पशन, जेड टेस्ट हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जहां पे मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। ये याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं जेड टेस्ट निकालना। अगर जेड टेस्ट निकालना है तो बोलेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालो। इसका फॉर्मूला है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, क्योंकि दोनों तो एक है नहीं, दोनों में डिफरेंस तो है। मान लेते हैं सैंपल मीन ही पॉपुलेशन मीन है, पर रियल में तो एक नहीं है। तो दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है कितना, उससे एस डी बाई एन अंडर रूट। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि ये हम लोग निकाले, तो इसका मतलब लिख दिए हैं, एक्स बार है सैंपल मीन, म्यू है पॉपुलेशन मीन, सिग्मा है एसडी और एन है नंबर ऑफ सैंपल साइज। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये बस याद रख लो, इसको समझने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रोपोर्शन निकालने का बात होता है, 1 सैंपल जेड टेस्ट करा जाता है, और जब भी डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन करेंगे, 2 प्रोपोर्शन जेड टेस्ट करेंगे। मतलब एक अकेला प्रोपोर्शन है तो 1 सैंपल, डिफरेंस निकालना है प्रोपोर्शन का तो 2 प्रोपोर्शन या 2 सैंपल जेड टेस्ट, जो बोलना है बोलो। पर 1 रहेगा सिर्फ जब प्रोपोर्शन रहेगा। डिफरेंस बोलेगा, डिफरेंस मतलब कम से कम 2, तो फिर 2। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स विच फॉलोज कंटिन्यूअस वेरिएबल।
कंटिन्यूस वेरिएबल को जो फॉलो करता है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, विच हैज नो रेगुलर इंटरवल, जहां पे जरूरी नहीं है 30 के बाद 40 आए, 30 के बाद 32.6 भी आ सकता है। इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जहां पे सिग्मा, एक्स बार, म्यू, वेरिएंस ये सब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। जिसमें पैरामेट्रिक नहीं होता है, जैसे एक्स वाई, जैसे कोरिलेशन, जब हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं तो एक्स वाई दिया हुआ रहता है और पूरा फॉर्मूला में एक्स वाई ही रहता है, वहां कहीं पे भी मीन निकालने का जरूरत नहीं है, एसडी निकालने का जरूरत नहीं है। तो जो जो चीज में सिर्फ एक्स वाई से ही काम हो जाता है उसको कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक। और जो जो चीज करने में हम लोग को मीन लगता है, सिग्मा लगता है, मतलब एसडी, वेरिएंस, ये सारी चीजें जिसमें लगती हैं उसको पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें तो फॉर्मूला में ही ये सब है, इसलिए इसको पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। अब ये तो इसका एक सम का एग्जाम्पल है, ये सब दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको सिंपली बैठाएंगे, हम लोग का माइनस आ जाएगा। पर माइनस आए या उसको मॉड में z को डाल के पॉजिटिव कर दो, बात एक ही है, कंक्लूजन एक ही देगा। ये माइनस में आए या प्लस में आए, आंसर इज सेम, कंक्लूजन इज सेम। कैसे सेम, हम समझा रहे हैं। अगर हम लोग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5%, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था? एरर चांस, मेरे से कितना गलती हो सकता है, 5% चांस है कि मेरे से गलती हो सकता है। हम जो भी आंसर देंगे वो 5% गलती मेरा हो सकता है। तो गलती को अल्फा कहते हैं। अल्फा कितना है? 0.05। हम वन टेल्ड टेस्ट कर रहे हैं। वन टेल्ड और टू टेल्ड होता क्या है? देखो, जब हम बोलते हैं कि म्यू मेरा 10.2 है, म्यू तो हम यही बोल रहे थे, तो म्यू मेरा 10.2 है या फिर नहीं है। हम लोग कोई भी चीज का कंक्लूजन, मतलब हाइपोथेसिस ऐसे ही होता है, म्यू 10.2 है या फिर नहीं है। तो ये जब हम लोग देते हैं ना नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है टू टेल्ड। क्यों? अगर हम लोग सिंपली बोलते हैं, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये म्यू है 10.2 मतलब h0, और अगर हम लोग h1 लिख देते ग्रेटर देन 10.2 तो ये है वन टेल्ड। मतलब या तो ये सेम होगा या तो ये बड़ा होगा। वन टेल्ड या टू टेल्ड H1 को कहते हैं। तो H1 को हम लोग क्या कह रहे हैं? H1 बड़ा ही होगा। अगर हम लोग म्यू का आंसर दे दे ऐसे, मतलब H1 छोटा ही होगा। पर अगर हम लोग लिख दे नॉट इक्वल टू, मतलब सेम नहीं है, म्यू हम लोग का 10.2 नहीं है, मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू का मतलब कैसे समझ में आया कि बड़ा ही होगा? अगर हम बोल रहे हैं कि तुम और हम इक्वल नहीं हैं, तो हो सकता है तुम मेरे से अच्छी हो या तो हो सकता है तुम मेरे से बुरी हो। दो बात सोचना पड़ रहा है मेरे को, इसको कहते हैं टू टेल्ड। पर अगर आंसर, अगर हम एम यू को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे म्यू को, तब है ये वन टेल्ड, या तो बड़ा या तो छोटा, एक ही बात बोल रहे हैं। नॉट इक्वल टू मतलब दोनों बात बोल रहे हैं, दैट इज टू टेल्ड। तो यहाँ पे हम टू टेल्ड ले रहे हैं, इसलिए वन टेल्ड है 0.05 और टू टेल्ड करना है तो अल्फा बाई 2 कर दो, मतलब 0.025 आ जाएगा। डीएफ जेड टेस्ट में इंफिनिटी होता है, इसलिए इस जेड टेस्ट में डीएफ को हम लोग इग्नोर करते हैं। डीएफ का कोई काम नहीं है, डीएफ का कुछ काम इसलिए नहीं है जेड टेस्ट में क्योंकि इंफिनिटी है, जितना दूर तक लेना है ले लो, डीएफ का कोई रोल नहीं है। पर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जेड टेस्ट का डीएफ कितना होता है, 0, 1, 2, इंफिनिटी, तो हमेशा याद रहे जेड टेस्ट में डीएफ इंफिनिटी होता है, कोई एंड नहीं है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड इज इतना, ये क्रिटिकल। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, अगर हम तुमको डैश प्लस डैश दिए इक्वल टू 20 दिए, तो
अगर हम बोल दिए इन दोनों में से एक नंबर, वन नंबर इज 5, तो अनदर नंबर कितना होगा? ये हम लोग क्लियर है कि 15, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, पर ये हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग के पास फ्रीडम है, इस 5 को यहाँ बैठाना है बैठाओ, और यहाँ 15 बैठा दो, या फिर यहाँ पे 15 को बैठाओ, यहाँ को 5 बैठा दो। We are free to put any variable, any of the two variable, any of the place, any of the two places. हम लोग फ्री हैं दो वेरिएबल को दोनों में कहीं भी बैठाने के लिए। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2। अगर ऐसे हम लोग के पास तीन प्लस है और फिर है 20, दो वेरिएबल हम लोग को दिया हुआ है, एक वेरिएबल पहले तो हम लोग को फाइंड करना होगा, और फिर अब 5, 10, 5 को जहां मन वहां बैठा दो तीनों में। तुम यहाँ ऐसे बैठाओगी, हम ये वाले 5 को यहाँ बैठा रहे हैं, ये वाले 5 को यहाँ, कोई 5, 5, 10 बैठाएगा, कोई 10, 5, 5 बैठाएगा। तो हम लोग के पास फ्रीडम कितना है? 3 प्लेस का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कंप्यूटर में, जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट, जब कॉलम देता है, जब हम लोग को ऐसे A, B, C 3 कॉलम देता है और हम लोग C-1 करके 2 निकालते हैं, मतलब ये हम लोग कोई भी दो चीज, एक का जगह फिक्स्ड है और कोई भी दो को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 दिया है, मतलब 5 प्लस 10 दिया है 20, तो हम लोग को दो जगह का हम लोग को फ्रीडम दिया है। एक 5 को यहाँ बैठा दिया है, एक 5 वो फिक्स्ड करके वहां बैठा दिया है, एक 5 को चेंज करने नहीं देगा। हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो 2 में कौन सा दो नंबर बचा? 5 और 10। इस 5 और 10 में हम लोग के पास ऑप्शन है 5 यहाँ बैठाओ, 10 यहाँ बैठाओ, या 10 यहाँ बैठाओ, 5 यहाँ बैठाओ। वो दो को चेंज करने दे देगा, बट इसको नहीं, क्योंकि सिर्फ दो नंबर तक ही फ्रीडम है। दो नंबर को कंप्यूटर अपने हिसाब से जहां चाहे बैठा ले, तो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 है तो 2 ही जगह पे वो फ्री है कुछ भी पुट करने के लिए, थर्ड वाला फिक्स्ड है। तो इस तरह हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी मतलब कोई लिमिट नहीं है, जिसको जहां जितनी बार रिप्लेस करना है कर सकते हैं आपस में। आंसर तो एक ही आना है, 5 + 10 + 5 तो 20 आना है। तुमको प्लेस, तुम बोली पहले हम 5 बैठाएंगे, जितना बार जिसको अलग अलग करना है कर लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड चेंज का अलाउड है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है टैब्यूलेटेड वैल्यू, जो टेबल में दिया हुआ रहता है, जो हम टेबल में दिखाए। तो 0.025 को अगर हम लोग डिग्री डीएफ इंफिनिटी में जाए, वहां पे तो नंबर लिखा रहेगा, डीएफ इंफिनिटी में जाए और 0.025 में टेबल में ढूंढे तो इतना आएगा। बेसिकली कुछ नंबर का याद रखो, 0.025 का टेबल नहीं देगा, ये याद रखना कि इसका टैब्यूलेटेड वैल्यू 1.960 है। तो ये हमेशा याद रखना, इसका टेबल में जाके ढूंढे तो 1.960 आएगा। अब रूल क्या है? अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू टैब्यूलेटेड वैल्यू से कम हुआ तो हम लोग एचओ को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग का एचओ क्या था कि म्यू 10.2 है,